Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम चैप्टर वाइज। वैसे तो सारे चैप्टर मैंने अपलोड किए, एक ही चैप्टर बाकी है हमारा, चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आज पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। पार्ट 1 में हमने पहले 3 क्वेश्चन देखे थे, रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, उसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये जैसे आपको पता है ये चैप्टर आपको मिनिमम 6 मार्क्स के लिए होगा और विथ ऑप्शन 8 मार्क के लिए। इजी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए, और न्यूमेरिकली ज़्यादा है तो अच्छे से कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। हम 3 सिस्टम देख चुके, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो उन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन पूछी है। दूसरा जो पार्ट है वो है आधा पार्ट न्यूमेरिकल का है। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 dm³ to 20 dm³ एट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है जूल में। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम होती क्या है। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे आइसोलेटेड सिस्टम को। द सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ना ही एनर्जी और ना ही मैटर को क्या है सिस्टम सराउंडिंग के साथ क्या है एक्सचेंज नहीं करती, उसे क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कोई भी मटेरियल क्या होता है सिस्टम में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सराउंडिंग से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ताकि यहाँ पे एक्सचेंज ना हो एनर्जी का और मैटर का। तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलो डेफिनेशन हो गई। अभी हमें आधा जो पार्ट है न्यूमेरिकल का उसे कंप्लीट करना है। तो चलो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते। तो गिवन में क्या क्या है देखो, गिवन में हमें प्रोवाइड किया गया है 3 मोल। तो हमें यहाँ पे मोल की ज़रूरत नहीं, हमें V1 चाहिए, V2 चाहिए और P एक्सटर्नल चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, टू कैलकुलेट वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फार्मूला है हमारा। तो चलो सबसे पहले V1 क्या दिया है यहाँ पे 15 dm³, dm³ में है इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं। V2 क्या है 20 dm³, ये भी dm³ में। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है 1.2 बार। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, -1.2 20 माइनस 15, सो -1.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 dm³ बार, इतना होगा राइट। लेकिन उन्होंने किस में पूछा है, जूल। तो 1 dm³ बार कितना होता है, इसी क्वेश्चन बैंक में हमने प्रूव भी किया था, कितना होता है 100 जूल। सो वर्क इज इक्वल टू -6 इंटू 100 मीन्स -600 जूल। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन होगा -600 जूल। तो लास्ट में आप लिख सकते हो द वर्क डन W इज इक्वल टू -600 जूल। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आंसर को हमेशा बॉक्स बनाना है ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो आपके आइसोलेटेड सिस्टम के डेफिनेशन को 1 मार्क होगा और इस न्यूमेरिकल को 2 मार्क्स होंगे। अगर आपने यहाँ तक ही सॉल्व किया तो आपको 1 ही मार्क मिलेगा, ये कन्वर्जन कंप्लीट किया तो तीसरा मार्क मिलेगा। सी द सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकली, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। तो चलो 1 मार्क क्या है डेफिनेशन के लिए होगा, 2 मार्क क्या के एक्सप्रेशन के लिए हो गया। एक्चुअल 2 मार्क के लिए एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है लेकिन उन्होंने डाला है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखनी है सिर्फ, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन
1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जब 1 मोल सॉलिड पूरी तरह से क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, और प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस चेंज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब 1 मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर में, उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसी का सेकंड पार्ट देखो, हमें एक्सप्रेशन मैक्सिमम वर्क का क्या करना है, यहाँ पे डिराइव करना है। तो उसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा थ्योरी है, उसे अच्छे से समझ लो। कंसिडर n मोल ऑफ गैस इज एक्सपांडेड इन सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन। तो सबसे पहले क्या है, हमें कंसिडर करना है एक सिलेंडर जिसमें गैस लिया है आपने कितने मोल से, उसके n मोल, स्मॉल n, और उसे फिट किया है फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन के साथ। ओके, इट एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होगा मतलब देखो ऐसा था पहले कंडीशन, अभी एक्सपांड होकर आपकी पिस्टन की पोजीशन ऊपर चली गई। मतलब पहले ऐसा था तो ये एक्सपांड हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। तो यहाँ पे ये जो चेंज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे आप V1 कहोगे, इसे V2 कहोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांड फ्रॉम इनिशियली V1 टू V2 वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, द एक्सपांशन टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये एक्सपांशन क्या है, स्टेप वाइज होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय द infinitesimal amount delta V in the single step and the small quantity of work done। तो हमने क्या कर लिया, ये जो चेंज हो रहा है ये स्मॉल चेंज है, इसे अज्यूम किया। तो क्या होगा, हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या था, dW, हमारा फार्मूला था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अभी यहाँ पे उसे इसके फॉर्मेट में ले लिया। तो dW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या है, डेल्टा V, सॉरी dV। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो गैस है ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल और P क्या है, इन दोनों का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dP होगा। तो P माइनस P एक्सटर्नल, P मतलब जो सिस्टम है उसके अंदर का प्रेशर, और P एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग का प्रेशर। तो P माइनस P एक्सटर्नल, इन दोनों का जो चेंज होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, dP। मतलब P एक्सटर्नल को हम क्या कंसिडर कर सकते, P माइनस dP। तो अभी ये P एक्सटर्नल की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी। तो देखो क्या हुआ, dW वैसे रहा, माइनस साइन वैसे रहा, हमने क्या किया, इसके जगह पे P dP को ऐड किया और dV वैसे रहा। फिर हमने क्या किया, dV को P को भी मल्टीप्लाई किया और dP को भी मल्टीप्लाई किया, और निगेटिव साइन को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें क्या मिला, dW इज इक्वल टू माइनस P dV प्लस dP dV। तो यहाँ पे dP dV जो है ना, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल क्वांटिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, या 0 भी पकड़ सकते हो। तो देखो ये क्वांटिटी अगर 0 हो गई तो हमारा क्या होगा, dW इज इक्वल टू माइनस P dV, इतना ही रहेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, dW इज इक्वल टू माइनस P dV। नेक्स्ट देखो क्या होगा अभी, एज एक्सपांशन इज रिवर्सिबल। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था। नाउ द टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन 3। अभी इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, लिमिट सेट करना है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच में। तो दिस मैक्सिमम वर्क डन एक्सपांशन जो है, इसका जो रिवर्सिबल का फॉर्मूला होगा, आफ्टर द इंटीग्रेशन लिमिट सेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये डाला है, यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल dW लिमिट सेट किया, इज इक्वल टू माइनस साइन वैसे ही रहा, V1 टू V2 P dV ऐसे आए। ओके, फिर क्या हुआ देखो, तो ये जो इनिशियल टू फाइनल dW जो होता है वही क्या है हमारा,
मैक्सिमम वर्क, सो इसको हमने क्या लिख लिया, डब्ल्यू मैक्स लिख लिया। यहाँ पे माइनस साइन वैसा, ये वैसे के वैसे ही रहा। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ आइडियल गैस लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। ओके, तो हमने क्या किया, इस P के जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो देखो एन आर टी वी डी वी। ओके, तो ये हमने क्या किया, P की वैल्यू फ्रॉम आइडियल गैस, क्योंकि गैस आइडियली बोला है ना, तो आइडियल गैस के लिए हमने P की वैल्यू प्रेशर इतना यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो कौन रह गया, सिर्फ dV अपॉन V रह गया। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, V1 से लेकर V2 तक क्या होगा, उसका लिमिट है। तो अभी क्या हुआ, ये हमने माइनस NRT ln के फॉर्म में लिखा, ln के फॉर्म में V1 टू V2। तो V1 टू V2 को ln के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, NRT ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1। लेकिन अगर हम लॉगरिदम में देखें तो ये क्या होता है, ये होता है ln V2 बाय V1 होता है। तो हमने वैसे ही लिख लिया माइनस NRT ln V2 बाय V1। तो हमें क्या मिला, ये ln है। अभी इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप ln को क्या करते हो, लॉग में कन्वर्ट करते हो, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 2.303 NRT ln अभी log 10 हो गया। ओके, ये log 10 V2 अपॉन V1। तो ये हमें किसके लिए मिला, W मैक्स के लिए हमें ये फार्मूला मिला। बट क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ये हम गैस लॉ में पढ़ चुके हैं आइडियल गैस के लिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2। तो हमें लास्ट क्या फार्मूला मिला था, W मैक्स इज इक्वल टू 2.303 माइनस NRT लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 था, राइट। अभी V2 अपॉन V1 को हमने क्या कर दिया, P1 अपॉन P2 डाला, तो हमें देखो ये फार्मूला मिला। क्या फार्मूला है, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 लिखना रह गया है यहाँ पे, P1 अपॉन P2। तो ये दोनों फार्मूले यूज़ करके हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। तो ये था डेरिवेशन, जो डिराइव करता है इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन। तो ये यहाँ तक आपको डिराइव करना है फॉर 2 मार्क्स। See the next question. Derive the expression for the work done in chemical reaction. ये भी work done के लिए करना है। Write relationship between delta H and delta U for isochoric process. delta H और delta U के बीच का हमें रिलेशन भी बताना है। मतलब ये जो डेरिवेशन है इसे 2 मार्क्स होंगे और ये रिलेशन बताओगे आइसोकोरिक का, इसे 1 मार्क होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो देखो क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो वर्क डन के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक्चुअली यहाँ पे माइनस P एक्सटर्नल, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, चेंज कर लो ये डेल्टा V, ये हमारे पास एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को और सिस्टम के प्रेशर को इक्वल एज्यूम करते। सो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था। ओके, उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू V2 क्या, डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। तो हमें क्या मिला, W इज इक्वल टू माइनस PV2 प्लस V1। तो अब जब हमारे पास, हमें पता है आइडियल गैस क्या है, PV इज इक्वल टू NRT है। ओके, तो PV इज इक्वल टू जो NRT है, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर के लिए वो अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा, फर्स्ट इनिशियल के लिए क्या होगा, PV1 इज इक्वल टू N1RT, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। और फाइनल के लिए अगर हम एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा, PV2 इज इक्वल टू N2RT। तो हमने 2 स्टेजेस के लिए, इनिशियल और फाइनल स्टेज के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, सिर्फ कौन चेंज होगा, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे। ओके, तो इनिशियली क्या हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV1 इज इक्वल टू N1RT,
और फाइनल कितना हो जाएगा PV2 इज इक्वल टू N2RT। ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते तो क्या हो जाएगा, देखो W इज इक्वल टू -N2RT प्लस N1RT। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम RT को क्या कर ले, कांस्टेंट ले ले, तो क्या हो जाएगा -N2/N1। तो N2/N1 क्या होता है, N2 - N1 क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो इसे डेल्टा N से दिखाया जाता है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है, गैसियस स्टेज में हो रही है, इसलिए इसको नीचे हम क्या लगा देंगे, G। तो ये हो गया -ΔNgRT एंड दिस इज द एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू -ΔNgRT। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ तक क्या है, 2 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है। पहले क्या लो कर लो, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, फिर P एक्सटर्नल की जगह पे P डाल दो, फिर V2 डेल्टा V की जगह पे V2 V1 डाल दो, उसे सॉल्व कर लो। उसके बाद P1 V1 इज इक्वल टू क्या डालना है, N1RT, और P2 V2 इज इक्वल टू क्या पुट करना है, N2RT। फिर RT को कांस्टेंट निकालो, N2 - N1 को डेल्टा Ng ले लो, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना आपके क्वेश्चन बैंक में आधा ही दिया है, उन्होंने क्या कहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन, कौन सा मेंशन ही नहीं किया है, तो हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया। अभी देखना है हमें रिलेशन बिटवीन डेल्टा H और डेल्टा U आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V क्या होता है, 0Q, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग ये, वॉल्यूम को क्या रखो, कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, तो चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, तो हमने डेल्टा V की वैल्यू 0 पुट की, तो हमें क्या मिला, डेल्टा U प्लस 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा H प्लस डेल्टा U। ऑलरेडी इसी क्वेश्चन बैंक में हमने ये एक बार पहले पार्ट में फिर से प्रूव किया है, वहाँ से भी देख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ये रिलेशन है between delta H and delta U for isocoric process, because for isocoric process delta V means the change in volume from initial to final state is 0। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो 0 से इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हमें एग्जांपल देनी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट accompany a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state। तो क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, किसी भी कंपाउंड के लिए चेंज होगा ये किसमें, जब 1 मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो एग्जाम्पल अभी, कंसिडर द रिएक्शन H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस फॉर्मेशन ऑफ H2। ये वाटर का फॉर्मेशन है और यहाँ पे एंथैल्पी कितना है, -286 किलो जूल। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन का दिया हुआ है, वेयर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1। तो यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम H2 एंड O2। O2 और H2 के रिएक्शन से 1 मोल ऑफ H2O क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये कौन से कंडीशन में हो रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में ये फॉर्मेशन होगा। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इसमें एंथैल्पी चेंज जो होगा रिएक्शन का वुड बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यही एंथैल्पी क्या होगा, स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, आपका 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए कितना एंथैल्पी रिलीज होगा, वही आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड। तो देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म होने के लिए इतना, H2O फॉर्म होने के लिए इतना लगा, तो यही क्या है, इसका स्टैंडर्ड। वाटर का अगर कोई पूछे कि
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वो कितना हो जाएगा -286 किलो जूल पर मोल। क्यों? 1 मोल के लिए इतना लगता है इसलिए, मतलब स्टैंडर्ड जो भी कंडीशंस है एंथैल्पीज के वो कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसे डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H0, मतलब डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -286 किलो जूल। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन है ग्राफाइट मतलब सॉलिड स्टेट में वाटर H2O के साथ H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, मीथेन गैस बना रहा है। तो देखो ये मीथेन गैस भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखे 1 मोल ऑफ CH4 इन द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट कार्बन, एलिमेंट मतलब सॉलिड स्टेट, एंड हाइड्रोजन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे भी 1 मोल फॉर्म होने के लिए इतना लगता है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट के लिए कितना होगा, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितना है -74.8 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए जितना भी एंथैल्पी लगता है वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन दिया है 0.022 किलोग्राम ऑफ CO2 इज कंप्रेस्ड। यहाँ पे मास दिया है CO2 का। ओके, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है वो समझ लो। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है W मैक्स, इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो इतना, इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 ऑफ P1 अपॉन P2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल प्रेशर, मतलब हमें P2 फाइंड आउट करना है कितना है। तो चलो इसमें से हमारे पास क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो उन्होंने W मैक्स प्रोवाइड किया है, कितना दिया है वो 1200 जूल। ओके, तो ये 1200 जूल में दिया है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया है, कितना टेम्परेचर 298 केल्विन, केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ऑलरेडी दिया केल्विन में। उसके बाद P1 प्रोवाइड किया है, कितना है प्रेशर, ये देखो 100 किलो पास्कल। चेंज मत करो, जो आंसर आएगा वो भी किलो पास्कल में ही होगा। ओके, हमारे पास स्मॉल n नहीं है, r की वैल्यू हमें पता है, r हम हमेशा कितना लेता है, r इज इक्वल टू कितना होता है 8.314। ओके, तो देखो W मैक्स है, R है, T है, P1 है, P2 कैलकुलेट करना है लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो हमारे लिए CO2 के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पहला चैलेंज है। तो देखो हमारे पास मोल का फॉर्मूला याद करो, हमने 11th में पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू मास गिवन, ये ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन कितना दिया है यहाँ पे 0.022 किलोग्राम, इतना दिया है, तो मतलब कितना हो जाएगा वो 22 ग्राम होगा। ओके, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा CO2 का 12 + 16 + 16 कितना हो जाएगा 44, मतलब आपका स्मॉल n कितना होगा 0.5 मोल। तो मैं n को यहाँ पे लिख रही हूँ 0.5 मोल। तो इस फार्मूले से हमने ये मास गिवन दिया था ना, उससे कैलकुलेट कर लिया। CO2 का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, कार्बन का होता है 12 + 2 × 16 कितना हो जाएगा 12 + 32 कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम में होना ज़रूरी है क्योंकि मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल कितने मिले 0.5। तो चलो नंबर ऑफ मोल मिले, बाकी सारे वैल्यूज भी मिल चुके, तो वैल्यू पुट करते और कैलकुलेट करते। तो क्या है यहाँ पे 1200 इज इक्वल टू -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू टी कितना है 298 log टू द बेस 10 ऑफ P1 आपका कितना है यहाँ पे 100 डिवाइड बाय P2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस क्वांटिटी को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड लेकर जाएंगे। तो देखो कैसे आएगा, log टू द बेस 10 100 अपॉन P2, ये सारे उसके साथ मल्टीप्लाई थे ये टर्म,
तो ये 1200 को सारे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 1200 डिवाइड बाय, ये माइनस साइन इस साइड आ गया, 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्या करो, इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लो, या फिर बेटर वे लॉग टेबल यूज़ करो। तो लॉग टेबल अगर अभी भी नहीं आता है तो लॉग टेबल की थोड़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, लेकिन बड़े कैलकुलेशन करने के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 1200 माइनस log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 0.5 प्लस log ऑफ 8.314 प्लस log ऑफ 298। सबके log देखोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी बार 1.6239। उसका एंटी लॉग देखोगे तो ये जो आंसर है ये आपको मिलेगा, आपको करना है लॉग टेबल का, तो 0.4207 इतना होगा। ओके, तो चलो अभी इस साइड करते हैं। तो log टू द बेस 10 100 डिवाइड बाय P2 हमें कितना मिला, 0.4207 इतना मिला। ओके, अभी ये log का साइन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड होगा, ये निगेटिव साइन आया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये लॉग का साइन निकालना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कैसे होता है, ये दिखाते नहीं है ऐसे, एंटी लॉग इंटू लॉग, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय P2। लेकिन हम जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में करते वो हमें लेफ्ट में भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी होगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.4207। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का रूल लगा के बार लेना है, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0.3796। सो P2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.3796। तो आपका P2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ही मैं लिख रही हूँ, तो आपका P2 हो जाएगा 263.4 किलो पास्कल। तो ये होगा आपका आंसर। तो मैं आंसर को यहाँ पे लिख रही हूँ, द फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल टू 263.4 किलो पास्कल। लॉगरिदम के जो भी यूज़ करना है वो आपको खुद करना है कैलकुलेशन के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी। डायरेक्ट माइनस का आप एंटी लॉग नहीं ले सकते, आपको उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, +1 करो -1 करो, इसमें एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट करके टर्म को सेपरेट कर लो, फिर वो बार में आएगा, फिर उसका एंटी लॉग देखोगे तो इतना आ जाएगा। तो अभी ये सिर्फ आपको हिंट है कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी बीच के जो भी कैलकुलेशन के स्टेप है आपको खुद करने पड़ेंगे। ये भी कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। लॉग टेबल, एक तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लो, दो ही चीज़ों का लॉग देखो, या फिर सबका लॉग देख के कैलकुलेशन करो, तो आंसर होगा आपका P2 263.4 किलो पास्कल। तो देखो उसी का हिंट यहाँ पे देख लो, कैलकुलेशन का हमारे ये आया था यूजिंग लॉग टेबल। तो देखो लॉग टेबल कैसे यूज़ किया है, लॉग एंटी लॉग साथ में लेते हो ना तो वो कैंसिल हो जाती, इसलिए एंटी लॉग लॉग ले लिया। तो हम क्या करते, हम एंटी लॉग पहले नहीं लेते, हम बाद में लेते। तो देखो लॉग ऑफ दिस टर्म, निगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो, 1200 माइनस लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 0.5 प्लस लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ दिस। तो सबका हमने लॉग जब देखा, तो लॉग तो अभी देखते आता होगा आप लोगों को, सबका लॉग देखा तो हमें ये टर्म मिले, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें यहाँ पे ये मिला ये, और इसका जब एंटी लॉग देखा तो 0.4207 आया, फिर इससे हमने 100 को डिवाइड कर दिया। तो ये ऐसे लॉग को देखना है, यहाँ से ये हिंट है आपके लिए कि लॉग टेबल कैसे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो 3 टर्म दिए हमें डिफाइन करने के लिए, 3 मार्क के लिए। पहला है 2 टर्म दिए और एक पूछा है कि वर्क डन वैक्यूम में क्या होता है, 0 क्यों होता है। तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता इसलिए वो 0 होता है, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे,
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दोनों की डेफिनेशन बताने। पहले देखते एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज डिफाइन द एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure। मतलब एक मोल कोई भी लिक्विड जब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, उस एंथैल्पी चेंज को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, उसे क्या कहोगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, ऑफ सब्सटेंस, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized। तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दोनों डेफिनेशन थे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वर्क डन इन वैक्यूम इज जीरो। तो वैक्यूम में वर्क डन जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में क्या होता है, जीरो होता है। तो अ फ्री एक्सपांशन मीन्स द एक्सपांशन अगेंस्ट द जीरो अपोजिंग फोर्स। तो फ्री एक्सपांशन का मीनिंग ये होता है कि अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। सच एक्सपांशन ऑकर इन वैक्यूम, वैक्यूम में ऐसा एक्सपांशन दिखता है, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं। व्हेन द गैस एक्सपांडेड इन वैक्यूम देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। जब भी गैस एक्सपांड होता है तो अपोजिंग फोर्स ही नहीं जो उसे अपोज करेगा, मतलब सराउंडिंग पी एक्सटर्नल जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होता है, अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमेशा जीरो ही होगा। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होता, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है हमें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मिथेनॉल का हमें नीचे के दिए हुए डाटा से क्या करना है, लिखना है। तो हम न्यूमेरिकल को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, द एंथैल्पी चेंज accompanying द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जब कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, डिसोसिएट होता है 1 मोल गैसियस सब्सटेंस से एटॉमिक फॉर्म में, डिसोसिएशन होके जब कोई गैस एटम फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है, अमाउंट पे क्या होगी, डिपेंड होगी। जैसे मोल है, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम है, मास है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारे क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, तो उनको कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कुछ डाटा दिया है, देखो CH3OH लिक्विड फ्रॉम +3/2 O2, CO2 का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, एंथैल्पी चेंज कितना होगा, -726। कार्बन ग्राफाइड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में CO2 यहाँ पे 393। देन ये C लिखा है मतलब कंबशन, F लिखा है मतलब फॉर्मेशन। H2 गैस जो है 1/2 O2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो H2O के फॉर्मेशन का एंथैल्पी कितना होगा, -286 किलोजूल पर मोल। तो ये गिवन है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल। तो देखो गिवन क्या क्या है, तो हमें 3 क्या दिए थे, 3 वहाँ पे ऊपर के क्वेश्चन में 3 हमें इक्वेशन दिए थे। तो हमने इसे इक्वेशन ए कहा, इसे इक्वेशन ये एक था और ये एक था, तो तीनों को इक्वेशन A B C ऐसे एज्यूम किया और उनके
जो दिए थे डेल्टा एच उसे भी लिख लिया। हमें क्या फॉर्म फाइंड आउट करना है, डेल्टा H0 ऑफ CH3OH मिथेनॉल के लिए फॉर्मेशन करना है। तो मिथेनॉल कैसे फॉर्म होगा उसका इक्वेशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिथेनॉल के फॉर्मेशन के हमें क्या क्या लगेगा, क्योंकि इन तीनों को यूज़ करना है हमें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना है इन तीनों पे ही करके हमें ये CH3OH का फॉर्मेशन निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बन जो है ग्राफाइट फॉर्म में मतलब सॉलिड स्टेट में ट्वाइस ऑफ H2 गैसेस फॉर्म में 1/O2, इन तो तीनों की रिएक्शन जब होगी तब हमें 1 मोल ऑफ CH3OH, स्टैंडर्ड पूछा है ना, स्टैंडर्ड हमेशा 1 मोल के लिए ही होता, तो 1 मोल मिथेनॉल के लिए हमें इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अभी हमें ये जो चीज़ें है इनका जुगाड़ करना है इन तीनों इक्वेशन से। तो कैसे होगा वो देखो, तो ये जो तीनों इक्वेशन है इनको ही हमें तोड़ना मरोड़ना है, उन पे ही कुछ करना है और उनमें से हमें मिथेनॉल को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीसरा इक्वेशन है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मतलब ये जो इक्वेशन है इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ट्वाइस ऑफ H2, ट्वाइस ऑफ O2 नहीं होगा, 1/2 था ना, तो 2 कट गया तो O2 ट्वाइस ऑफ H2O। तो यहाँ पे ये जो था इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डेल्टा H था तो डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ वैसे वैसे आप नोटबुक में लिखते जाओगे। तो ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। अगर रिएक्शन ही डबल हो गई 2 मोल के लिए तो डेल्टा H 1 मोल का था वो भी डबल हो गया। उसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे इक्वेशन बी को, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बी को इसमें ऐड कर दिया। तो क्या हुआ देखो, कार्बन ग्राफाइट ट्वाइस ऑफ H2O, ये एक O2 था, ये एक O2 था, इसलिए ट्वाइस ऑफ O2 हो गया, CO2 गैस एंड ट्वाइस ऑफ H2O गैस, हमें ये मिला। यहाँ तक समझ में आया है ये चीज़ की। अभी आपको पता चलेगा आगे क्यों, क्योंकि हमें ये लाना है। तो देखो कार्बन आ गया, H2 भी आ गया, अभी हमें O2 को लाना है। तो O2 के लिए 1/2 O2 लाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो अगर हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया है तो उनका डेल्टा H भी क्या होगा, यहाँ पे हमें दोनों से एक साथ करने पड़ेंगे। तो पहले रिएक्शन का डबल हो गया था -572, दूसरे का था 393। तो जो हमने नई रिएक्शन लिखी है D, उसका कितना होगा एंथैल्पी, -965 किलो जूल पर मोल, इतना होगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है उसे रिवर्स करना है। कौन सी इक्वेशन को, ए को, और उसमें हमें ऐड करना है इक्वेशन डी। तो इक्वेशन डी को रिवर्स करना है मतलब उल्टा लिखना है, हमें रिवर्सिबल फॉर्म में दिखाना है। तो उसके अगर एंथैल्पी को निगेटिव साइन था तो रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, इसे रिवर्स करना है हमें। इसे रिवर्स करेंगे तभी ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये मिलेगा। हमें सिर्फ ये चाहिए। तो रिवर्स किया तो क्या था, वहाँ पे इक्वेशन क्या था, CH3OH प्लस 3/2 O2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, और डेल्टा H था -726। हमने उसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, CO2 प्लस H2O ट्वाइस ऑफ H2O, CH3OH 3/2 O2, और ये भी क्या है रिवर्स होगा तो निगेटिव साइन था तो ये क्या हो गया प्लस, और जो हमारा नया इक्वेशन फॉर्म हुआ है इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा नया इक्वेशन क्या था, C ग्राफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, और अभी हमने ऐड करके डेल ये भी निकाला था, ये इतना था। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये CO2 ये CO2 के साथ कट जाएगा, ये H2O H2O के साथ कट जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा देखो, C ग्राफाइट वैसे आएगा, ट्वाइस ऑफ H2 ऐसे आएगा, इस साइड में 2 O2 है, इस साइड में 3/2 O2 है, तो ये 2 और ये 3/2, तो ये क्या है, ये साइड का इस साइड में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 2 - 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 O2 हो जाएगा। ये इस साइड में इक्वेशन के इस साइड में लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 O2 माइनस निगेटिव हो जाएगा, 2 O2 माइनस 3/2 O2, तो ये कितना होगा 1/2 O2, और इस साइड में सिर्फ इतना ही रहेगा दिस वन। मतलब आपको क्या करना है, इसे और इसे जोड़ देना है। तो डेल्टा H0 जो होगा CH3OH का कितना हो जाएगा 726 - 965, तो ये हो जाएगा -239 किलो जूल पर मोल। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, जो इक्वेशन दिए हैं उनको ही हमें क्या करना है अच्छे से
क्या करना है, यूज़ करना है टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर CH3COH। तो CH3OH के लिए हमने क्या कर लिया, पहले इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिख के देखो कि उसे कौन से रिएक्टेंट लगेंगे और कैसे एडजस्ट होंगे वो। तो एडजस्ट करने के लिए हमने इक्वेशन C को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उस इक्वेशन को क्या कर दिया, B में ऐड कर दिया। जो नया फॉर्म हुआ उसका भी डेल्टा H हमने लिखा। फिर हमारा जो इक्वेशन A था उसे हमने रिवर्स कर दिया और नए इक्वेशन के साथ उसे जोड़ दिया, तो हमें ये मिला। तो ये मिला है, तो यहाँ पे इन दोनों की अगर दोनों रिएक्शन की एडिशन हुई है तो उनके एंथैल्पी की भी एडिशन होनी चाहिए। तो इस एंथैल्पी में ई एंथैल्पी ऐड कर दिया, तो हमें आंसर कितना मिला, तो आपका जो डेल्टा H0 होगा फॉर CH3OH वो होगा -239 किलो जूल। तो आपको वो लिखना है -239 किलो जूल। तो ये आपका आंसर है। इन शॉर्ट ये 3 रिएक्शन क्या थे, आपके लिए रॉ मटेरियल थे। इन तीनों रिएक्शन के रॉ मटेरियल को यूज़ करके आपको नई रिएक्शन बनानी है जो कि CH3OH को बनाएगी 1 मोल। और इनके एंथैल्पी पे आप क्या करोगे, फिर जो रिएक्शन पे प्रोसेस होगा वही एंथैल्पी के वैल्यू पे प्रोसेस होगा और उसी प्रोसेस से आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा। तो ये जो दिया है यहाँ पे उसे अच्छे से लिख लो, समझ लो और लर्न कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं तो और उसके साथ न्यूमेरिकल भी है। तो डेफिनेशन को 1-1 मार्क होगा और इस न्यूमेरिकल को 2 मार्क होंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को बाद में देखेंगे। तो देखो क्या है, पहला बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस मोलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम और रेडिकल इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्या है बॉन्ड एंथैल्पी, कि कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की चेंज होता है, कब, जब एक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड गैसियस मोलिक्यूल का ब्रेक होगा, 1 मोल गैसियस मोलिक्यूल का ब्रेक होगा और ब्रेक होके क्या बनाएगा, एक तो गैसियस एटम बनाएगा या फिर रेडिकल बनाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंज जितना रिक्वायर्ड है कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के लिए 1 मोल गैसियस सब्सटेंस के, तब वो गैसियस सब्सटेंस क्या होगा, आइदर गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, देखो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो 1 मोल गैसियस एटम से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एंथैल्पी चाहिए होता है उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी मतलब हीट है, ओके। तो इसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या था, देखो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी दिखना है और ये 2 हमें रॉ मटेरियल दिए, इन दोनों का भी दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ही यूज़ करना है। इन दोनों को यूज़ करके हमें ये रिएक्शन का फॉर्मेशन, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था वैसे ही ये न्यूमेरिकल भी हमें करना है। तो चलो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 रिएक्शन दिए, इस रिएक्शन को हमने A कहा, इस रिएक्शन को हमने B कहा, ओके। ट्वाइस ऑफ Al सॉलिड स्टेट, Fe2O3 सॉलिड स्टेट, ट्वाइस ऑफ Fe सॉलिड Al2O3 और इसका डेल्टा H कितना दिया है, -847.6 किलो जूल। दूसरा दिया है ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3/2O2 Al2O3 फॉर्म एंड डेल्टा H इज -1670 किलो जूल। तो इन दोनों का हमें दिया है, तो इन दोनों से हमें क्या करना है, नई रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालना है। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन 1 क्या था, ट्वाइस ऑफ Al Fe2O3 ट्वाइस ऑफ Fe Al2O3। तो ये जो डेल्टा एच था इसे नेगेटिव साइन था, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसे पॉजिटिव साइन हो गया। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ए को रिवर्स कर दिया, तो उसका नेगेटिव साइन का एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया, वो भी रिवर्स हो गया। ऐड इक्वेशन बी और इसे हमने इक्वेशन सी कहा। ऐड इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी। तो हमारा इक्वेशन बी क्या था, ट्वाइस ऑफ Fe ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3/2। ये आपका इक्वेशन क्या है, ये आपका सी है और ये आपका बी है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया।
तो देखो ये ऊपर का सी है वो एज इट इज़ लिखा, उसका ये एंथैल्पी रिवर्स करने की वजह से पॉजिटिव हो गया। और दूसरा दिया हुआ क्या था, ट्वाइस ऑफ Al 3/2O2 Al2O3। ओके, तो उसका जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, देखो यहाँ पे Al2O3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Fe सॉलिड, यहाँ पे ये Al इस Al के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, और 3/2O2, तो इस साइड में ये दो ही टर्म रहेंगे और इस साइड में सिर्फ ये टर्म रहेगी। तो आपका दिया हुआ यही तो था, दिया हुआ रिएक्शन यही था, इसी को तो फाइंड आउट करना था। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो इन दोनों को भी ऐड कर दो, इसमें इसे ऐड कर दो। तो जब डेल्टा H0 निकालोगे आप नए रिएक्शन के लिए, तो इसमें आपको इसे ऐड करना है। तो दिस वन प्लस दिस वन, तो इसे नेगेटिव साइन था, तो आपका आंसर कितना होगा, -822.4 किलो जूल। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द गिवन रिएक्शन क्या थी, ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2O2 फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, उसके लिए कितना हो जाएगा, -822.4 किलो जूल। तो जो दिए हुए रिएक्शन है उसे आपको कई बार क्या है, 1 या 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करके बहुत सारे टर्म कैंसिल होकर आपका डिज़ायर रिएक्शन मिलेगा आपको, और उसका एंथैल्पी आपको। और यदि हमेशा याद रखना है, जब भी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी भी रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2। 12 ग्राम CO जब NO2 के साथ रिएक्ट होगा तो कितना एंथैल्पी, यहाँ पे हाउ मच हीट इज इवॉल्व, कितनी हीट इवॉल्व होंगी, मतलब हमें क्या है, डेल्टा H0 निकालना है रिएक्शन के लिए। डेल्टा H0 दिया हुआ है, एक्चुअली हमें हीट निकालनी। रिएक्शन क्या है, 4 CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 फॉर्मेशन ऑफ 4 CO2 प्लस N2, और डेल्टा H यहाँ पे दिया है -1200। राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ, हेज लॉ का एप्लीकेशन लिखना है। डज द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन, एक रिएक्शन दी है और थर्मोडाइनमिकल इक्वेशन वो फॉर्म करेगी क्या, ये पूछा है। मतलब आपको पहले कैलकुलेशन को 2 मार्क होंगे, हेज लॉ के एप्लीकेशन को 1 मार्क होगा, और ये जो हमें थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन पूछा है उसे 1 मार्क होगा। तो चलो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते। क्या है देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, तो रिएक्शन का दिया है डेल्टा RH0 -1200 किलो जूल। मास कितना है CO का, यहाँ पे 12 ग्राम बोला है उन्होंने, 12 ग्राम CO का कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट इवॉल्व फॉर 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विद द NO2। तो हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कि 12 ग्राम CO रिएक्ट होने के लिए कितनी हीट लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन 1200 किलो जूल हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी कब, जब 4 मोल रिएक्ट होंगे। तो देखो 4 मोल रिएक्ट होंगे तभी, 4 मोल ऑफ, ये देखो 4 मोल रिएक्ट होने के लिए इतना है। तो हमें कितने मोल के लिए चाहिए, हमें 12 ग्राम के मोल निकालने पड़ेंगे। तो चलो 12 ग्राम के मोल निकालते हैं। तो 1200 के लिए अगर 4 लगता है तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, तो ये 1 मोल के लिए निकाला। तो 12 के लिए, 4 के लिए 1200, तो 1 मोल के लिए कितने लगेंगे, 300। ओके, तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा CO का 21। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास 12 है, मोलर मास कितने हो गए 28, मतलब नंबर ऑफ मोल कितने आए 0.4286। तो अभी 1 मोल के लिए 300 थे, तो 0.4286 मोल के लिए कितने हो जाएंगे, तो 0.4286 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका आंसर, क्या है 128.58 किलो जूल। फिर एक बार समझ लो, यहाँ पे क्या दिया है देखो, 4 मोल के लिए इतना है डेल्टा H, हमें 12 ग्राम के लिए निकालना है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, पहले 1 मोल के लिए निकाला। अगर 4 मोल के लिए 1200 है माइनस, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा -300 किलो जूल। ओके, अभी हमें 12 ग्राम के लिए निकालना है। तो 12 ग्राम के लिए निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तो मास गिवन था 12 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 आया। तो इससे हमें कितना मिला, इससे हमें नंबर ऑफ मोल कितने मिले, इतने मिले। तो 1 मोल के लिए अगर 300 है तो इतने मोल के लिए कितना होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 128.58 किलो जूल।
नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ. हेज लॉ हैज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विद देयर एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली. तो हेज लॉ जो है वो हम ऐसे भी रिएक्शन के लिए इनका भी एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका क्या है एक्सपेरिमेंटली नहीं पता चल सकता. कैसे? जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल किए कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके. तो ये क्या है, हेज लॉ का एप्लीकेशन है कि हेज लॉ को यूज़ करके, इनके जो प्रिंसिपल है उसे यूज़ करके जो एक्सपेरिमेंट का एंथैल्पी एक्सपेरिमेंट से भी पता नहीं चलेगा, जिन रिएक्शन का एंथैल्पी, उनको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते. जो सेकंड रिएक्शन दी थी तो इसका आंसर है नो, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन नहीं है. द रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन. तो कौन सा इक्वेशन था वो जो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है पूछा था हमें, वो क्या था, CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O डेल्टा H0 कितना था, प्लस 99900 किलो जूल पर मोल. तो ये क्या है, इसका आंसर नो, द गिवन रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट थर्मोडायनामिक इक्वेशन. क्यों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो दिया है रिएक्शन का वो इंडिकेट करता है एंथैल्पी चेंज अकम्पनीज रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व ऑन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. तो यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वाटर वो कितना है, 1. तो H2O क्या है ये, एंड H2O लिक्विड फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड के लिए. यहाँ पे दिया हुआ H2O जो है गैस फॉर्म में, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो. तो इसीलिए ये क्या है, थर्मोडायनामिकल इक्वेशन नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम, नो, द गिवन रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट थर्मोडायनामिक इक्वेशन. द गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन जो दिया है डेल्टा H0 कितना दिया है, -900. indicate the enthalpy change accompanies the reaction when reactant and product involved are in their standard state. तो ये इंडिकेट करता है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में, बट वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, लिक्विड है. तो देखो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है और आपके रिएक्शन में वो क्या दिया है, गैस फॉर्म में दिया है, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन नहीं. अगर वहाँ पे वो लिक्विड में होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता और वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता. लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी कंपाउंड होते हैं वो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. तो वाटर का लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट है, गैसेस नहीं. तो उन्होंने गैसेस दिया, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसलिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो देखो यहाँ पे दिया था वो, तो देखो ये गैस स्टेज में स्टैंडर्ड है, ये गैस स्टेज में स्टैंडर्ड है, ये भी गैस में स्टैंडर्ड है. लेकिन ये क्या चाहिए था, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड स्टेज चाहिए था, तब स्टैंडर्ड होता. बट उन्होंने यहाँ पे गैस दिया है, इसलिए थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन ये नहीं है. तो आंसर होगा नो. लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव मतलब डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड एक्सटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर. प्रेशर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द. एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड, ये क्या है, डिपेंड होगी वॉल्यूम पे. और ये क्या होगी, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम पे डिपेंड. तो प्रेशर क्या हो गई, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम पे ही डिपेंड होता है, इसलिए मास मतलब जो मास होगा मैटर का उस पे, तो ये हो गई एक्सटेंसिव. मास ये भी एक्सटेंसिव. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है किसी भी वॉल्यूम से, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव. तो इंटेंसिव मतलब द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ मैटर, एंड एक्सटेंसिव मतलब द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ मैटर. तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव, टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, वॉल्यूम और मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. उसके साथ दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड होगी बट पाथ से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शन. जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है. तो प्रेशर, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है. ये क्या है, किस पे डिपेंड होते हैं, मैटर के स्टेट पे डिपेंड होते हैं, उसके पाथ, रिएक्शन के पाथ पे डिपेंड नहीं होते. तो इसे कहा जाएगा स्टेट फंक्शन. और स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है प्रेशर एंड टेम्परेचर.
तो ये जो क्वेश्चन बैंक के बच्चों, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लो, एक बड़ा टॉपिक के ज़्यादा मार्क्स के लिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।